चलिए हस्तिनापुर के इतिहास के उस दौर में चलते हैं, एक ऐसा दौर जब सिंहासन की स्थिरता खतरे में थी और पूरा का पूरा कुरुवंश एक गहरे संकट में फंसता जा रहा था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये हस्तिनापुर के भविष्य पर मंडराते हुए खतरे का इशारा है। वो सिंहासन जिसके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली गई थी, एक बार फिर खाली होने की कगार पे था। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के विवाह के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो हस्तिनापुर में सब ठीक हो गया है। एक नई रानी आ चुकी थी और भविष्य सुरक्षित लग रहा था। पर ये शांति बहुत नाजुक थी। तो कहानी की एक नई शुरुआत होती है, जहां उम्मीद की एक नई किरण के साथ एक नई पीढ़ी जन्म लेती है। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। रानी सत्यवती ने 2 बेटों को जन्म दिया। इनके जन्म के साथ ही ऐसा लगा जैसे कुरु वंश पर छाए संकट के बादल अब छंट जाएंगे। आखिरकार सिंहासन के लिए 2 उत्तराधिकारी जो मिल गए थे। लेकिन ये दोनों राजकुमार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा चित्रांगद एक महान और ताकतवर योद्धा बना, जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वहीं छोटा बेटा विचित्रवीर्य बचपन से ही भोग विलास और ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसे राजकाज या युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। पर कहते हैं ना, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। हस्तिनापुर की इन उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। चित्रांगद का नाम वीरता का दूसरा नाम बन गया था। वो हस्तिनापुर का गौरव था और सब उसे ही भविष्य के एक मजबूत शासक के तौर पर देखते थे। एक ऐसा राजा जिसके होते हुए प्रजा को कोई चिंता नहीं हो सकती थी। पर फिर अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर एक गंधर्व के साथ हुए युद्ध में अचानक चित्रांगद की मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बस इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली होने वाला था। पूरे राज्य में शोक और बेचैनी का माहौल था। वंश का भविष्य फिर से अंधेरे में था। अब इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक फौरन समाधान की जरूरत थी और सबकी नजरें अब छोटे राजकुमार की तरफ थीं। और इसी उथल-पुथल के बीच रानी सत्यवती ने अपना फैसला सुनाया। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक हुक्म था। सिंहासन खाली नहीं रह सकता, इसीलिए अब विचित्रवीर्य ही राजा बनेगा। तो बस तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शाही ठाट-बाट और रीति रिवाजों के साथ विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक किया गया। पवित्र मंत्रों के बीच उन्हें राज तिलक लगाकर हस्तिनापुर के नए राजा के तौर पर सिंहासन पर बैठा दिया गया। सारी रस्में हो गईं, सिंहासन पर नया राजा भी बैठ गया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या विचित्रवीर्य, जो हमेशा अपने भाई की परछाई में रहा, सच में इस विशाल साम्राज्य को संभालने के काबिल था? और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो पहलू जो दिखाता है कि हस्तिनापुर की राजनीति की असली तस्वीर क्या थी, सिंहासन के पीछे की असली शक्ति। देखिए, हस्तिनापुर की राजनीति में अब 2 ध्रुव बन चुके थे। एक तरफ था राजा विचित्रवीर्य, कमजोर और अनुभवहीन, और दूसरी तरफ थे संरक्षक भीष्म, अनुभवी, ताकतवर और सिंहासन के पीछे की असली ताकत। कहने को तो विचित्रवीर्य राजा थे, पर असल में तो राज्य की लगाम भीष्म के ही मजबूत हाथों में थी। वो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से राजा नहीं बन सकते थे, पर हस्तिनापुर का शासन असल में वही चला रहे थे। रानी सत्यवती, जिन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया था, वो सब देख रही थीं, सब समझ रही थीं। वो जानती थीं कि एक कमजोर राजा और एक ताकतवर संरक्षक का ये जो संतुलन है, ये बहुत खतरनाक है। उन्हें ये एहसास था कि संकट अभी टला नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले बड़े तूफान की बस एक शुरुआत है। तो हम कहानी को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा राज्य जिसका राजा सिर्फ एक नाम के लिए है और असली शक्ति किसी और के पास है। इस नाजुक समीकरण का हस्तिनापुर के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आगे क्या होगा?